हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जिन बच्चों ने भी इस बार नीट का पेपर दिया है वो सब इस बात के गवाह हैं कि इस बार नीट का पेपर काफी आसान आया था। इस बार जैसा कि नीट का पेपर आसान आया था तो अरे सारे ही आसान है। केमिस्ट्री भी आसान आई थी। केमिस्ट्री में भी लगभग सबका सेक्शन इक्वल था। ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा नहीं थी, हाँ, लेकिन लगभग 13 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के थे। उम्मीद की जा रही थी कि ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक उस लेवल की नहीं आई, इतनी ज्यादा नहीं आई। लेकिन जो फिजिकल और इनऑर्गेनिक से भी आया था वो भी कुछ ऐसा टफ नहीं आया कि नहीं किया जा सकता। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा, सभी सेक्शन पे अच्छे से ध्यान दिया होगा, वो डेफिनेटली इस बार बहुत अच्छे नंबर लेकर के आ रहा होगा, क्योंकि पेपर बहुत आसान आया। चाहे वो फिजिकल रही हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक रही हो, पेपर आसान ही आया था। जो मेरे पास कोड है पेपर का, वो कोड है S3, और इस S3 कोड को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी की आंसर आ चुकी है हमारे चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हैं। सेवा एजुकेशन पे अपने चैनल पे आ चुकी है वो आंसर। आज हम लोग केमिस्ट्री के आंसर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक एक क्वेश्चन करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आया है। रिएक्शन का दे रखी है 2A रिवर्सिबल B प्लस C। Kc की वैल्यू कुछ दे रखी है, दे रखा है कि सबका कंपोनेंट जो है कंपोजिशन की रिएक्शन की शक्ल है वो कैसा है 2 × 10⁻³ सेम है ना। इसका अगर रिएक्शन जो लोग इक्वेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, B का कंपोजिशन, C का कंपोजिशन अपॉन A का कंपोजिशन, और क्योंकि A है 2 बार तो स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। 2 बार A है इसलिए इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। जब सॉल्यूशन निकलेगा तो आपको दिखेगा कि Kc जो है वो Qc से छोटा हो जाएगा। Kc की वैल्यू हम लोगों ने दे रखी है, Kc की वैल्यू हम लोगों ने दे रखी है कितनी, 4 × 10⁻³ Kc की वैल्यू दे रखी है 4 × 10⁻³। Qc डेफिनेटली बात है ज्यादा ही आएगा, तो Qc जो है वो ज्यादा हो जाएगा Kc से, और जब Qc ज्यादा हो जाता है Kc से तो इन्होंने जो चार स्टेटमेंट दे रखी है। पहला स्टेटमेंट इन्होंने दिया है रिएक्शन हैज गॉन टू कंप्लीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब कंप्लीशन हो रही है लेकिन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। दूसरी स्टेटमेंट है, तीसरी स्टेटमेंट है रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और चौथी है रिएक्शन हैज अ टेंडेंसी टू गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो बेटा इसमें चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। रिएक्शन क्योंकि Qc ज्यादा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही होगी, इसीलिए इसका आंसर 4 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 अगेन बहुत ही सिंपल आंसर है, सिंपल क्वेश्चन, देखते ही समझ में आ रहा है क्या होगा। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन, हीलियम एटम्स सबसे ज्यादा किसमें होगा। मोल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि एटम्स, जब यहाँ पर एटम्स की बात कर रहा है, हीलियम एटम की बात कर रहा है, वो सबसे ज्यादा किसमें होगा। तो सबसे पहले लीटर में दिया हुआ है, सबसे ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया है 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम एट एसटीपी। एसटीपी पे दे रखा है तो क्या हो जाएगा 2.27, इसको पहले लीटर को मोल्स में चेंज करेंगे, कैसे आएगा 2.271098 को किससे डिवाइड कर देंगे 22.4 से, हीलियम है 22.4 से डिवाइड कर देंगे, और मोल निकालने के लिए इसको एवोगाड्रो नंबर Na से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर जो इसका निकल के आ रहा है, हमने सॉल्व किया, इसका आंसर निकल के आ रहा है 0.608 × 10⁻23। इतने मोल्स हीलियम इसमें निकल रहा है 23, इसमें इतने मोल्स हीलियम निकल रहा है। दूसरे ऑप्शन में है 4 मोल हीलियम, सीधा सीधा दिया हुआ है इन्होंने। पहले वाले में आया 0.608 × 10⁻23 मोल्स, दूसरे वाले में 4 मोल दिया है। तीसरा है 4 यूनिट, ध्यान रखने वाली बात है 4 यूनिट दिया हुआ है, यूनिट का मतलब एक एटम, 4 यूनिट दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब एक एटम। इसके बाद 4 ग्राम ऑफ हीलियम है, 4 ग्राम तो सिंपल सा निकलेगा, 4/4 करेंगे मोल निकलेगा, उसको Na करेंगे, 4/4 करेंगे मोल निकलेगा, इसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो भी कुछ आएगा समथिंग आएगा, ये 6 × 10⁻23, ठीक है, ये आएगा। इसमें आपको सीधा सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड, 4 मोल हीलियम जो है वो सीधा सीधा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका हो जाएगा 4 मोल हीलियम। 53 नंबर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा, IUPAC नाम का क्वेश्चन दे रखा है। 53 क्वेश्चन, अ कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14। 53 नंबर क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है C6H14। क्या आप लोग इसे कुछ बना सकते हैं, C6H14 है,
C6H14 का स्ट्रक्चर बनाना क्या कठिन है? नहीं कठिन है। ये कंडीशन और में दी हुई है, हैज टू टर्शियरी कार्बन्स, दो टर्शियरी कार्बन है। तो सबसे पहली बात टर्शियरी कार्बन है, दो कार्बन टर्शियरी हैं, टोटल से 6 कार्बन, दो कार्बन टर्शियरी हैं, तो चेन कितने की बनेगी? ऑब्वियस सी बात है 4 कार्बन की बनेगी। तो 4 भी बना दो, 1 2 3 4 कार्बन की चेन बना दो। 4 कार्बन की चेन बनने के बाद क्या है? C6H14 है ना, 4 कार्बन की चेन बना दो। साइड पे ब्रांचेस हो नहीं सकती, साइड पे ब्रांचेस हो नहीं सकती, बीच वाले पे ब्रांच होगी, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। पहले इसमें हाइड्रोजन बैलेंस करा दो, H3 1 2 3 4 H 1 2 3 4 H और इस पे H3, इसके बाद H3, इसके बाद H3। क्या बैलेंस हो गया? बिल्कुल हो गया। पैरेंट चेन क्या हो जाएगी? ये पैरेंट चेन हो जाएगी। इसमें टर्शियरी कार्बन कौन-कौन से हो गए? ये दोनों टर्शियरी कार्बन, ये दोनों टर्शियरी कार्बन है, ये पैरेंट चेन है। इधर से भी नंबरिंग चालू करो, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 2,3 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है तो चेक करेंगे? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 53 का फोर्थ वाला ऑप्शन है, फोर्थ आंसर बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है। 53 में 40 एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जीओसी पार्ट 1, बहुत इजी क्वेश्चन है। जीओसी का पार्ट 1 जो है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, आईपीसी पढ़ते हैं, उसका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोग हर साल का हमारा नियम है, क्लास में लगभग 500 से सवाल सॉल्व कराते हैं आईपीसी के। 110% श्योर है कि डेटा से मैच किया है क्वेश्चन, क्लास में तो मैच कर ही दिया है। उसके बाद 54th वाला है, मैचिंग द लिस्ट है। 54th क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट है। क्या है? लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में कन्वर्जन्स दिए हैं, लिस्ट 2 में नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड 1 मोल H2O को O2 में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है? 1 मोल H2O को O2 में। इसमें सारे मैच करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन सीधा सीधा दे रखा है। 1 मोल H2O है, H2O है, ये O2 में कन्वर्ट होगा, 2 मोल कन्वर्ट हो रहा है, 2 फैराडे लगेगा इसमें 2 फैराडे लगेगा। हम लोगों ने पढ़ा है तो वैसे क्वेश्चन है, 2 फैराडे एनर्जी लग रही है ना, फैराडे रिक्वायर्ड। इसके बाद 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2 प्लस MnO4 -2 Mn2 प्लस, इसमें 5 फैराडे लग रहा है ना। तो पहले वाले का देखो, पहले वाले को सेकंड से मैच कर दो। पहले वाले को सेकंड से मैच कर दो और दूसरे वाले को बी को फोर्थ से मैच कर दो। तो ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड एक ही ऑप्शन जिसमें पूरा मैच कर रहा है। क्या इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शो को में कर रहे हैं, कैसे 2 फैराडे हो गया सर, आपने सीधा सीधा बोल दिया कैसे 2 फैराडे हो। इसकी रिएक्शन भी हम लोग देख सकते हैं कैसे होगी। मान लो H2O है, ये O2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले O2 में तो कन्वर्ट हो नहीं रहा होगा, H+ में करना होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? O2 है, कंपेयर करेंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 O2 बराबर हो गया 4H+ 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितना फैराडे? 4 फैराडे, ठीक है। तो 2 मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए 4 फैराडे चाहिए, 1 मोल को कन्वर्ट करने के लिए 2 फैराडे चाहिए। इसी तरीके से पूरा हम लोगों ने क्लास में बहुत अच्छे से सवाल दिया हुआ करवाया था। तो इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 54 का ऑप्शन नंबर 2। ए का सेकंड पार्ट है और बी का फोर्थ पार्ट है। एक ही ऑप्शन है जिसमें ए को सेकंड दिया है, बी को फोर्थ दिया है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो 14 नंबर तक हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। क्या टफ नहीं है? देखते हैं किस ऑर्डर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एलिमेंट्स किस ऑर्डर के दिए हैं, ये देखते हैं। इन्होंने दिया हुआ है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन और सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन। इसको ये सारा एक ग्रेड का है, कैसे रखेंगे? सबसे बड़ा, सबसे छोटा कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोराइड और एसआई इसके नीचे। हम लोग को मालूम है ब्लड का ग्रुप आगे बढ़ेंगे
हम लोग को मालूम है राइट का ग्रुप आगे बढ़ेंगे, राइट का ग्रुप आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा, z इफेक्टिव बढ़ेगा, और z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, z इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रम में रखना है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हां, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में रखना है। तो इस तरीके से बढ़ रहा है, जैसे जैसे z इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और नीचे डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप आएंगे, साइज बढ़ेगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, डेफिनेट सी बात है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। तो अगर इसको सही क्रम में लगाने की कोशिश करें तो सबसे कम किसका होगा, SI का होगा, नहीं बढ़ते ग्रुप में लगाना है ना, इंक्रीजिंग में लगाना है, सबसे कम SI का होगा, फिर कार्बन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर क्लोरीन का। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन? हाँ, तो फर्स्ट और फोर्थ तो अपने आप हट गया, सेकंड और थर्ड की अगर बात करें तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और क्लोराइड। तो 55 क्वेश्चन नहीं, 55th क्वेश्चन था, 55th का सेकंड ऑप्शन, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। क्या अपन 56 कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। अगेन 56 क्या है, which plot of K versus T, LNK versus T is consistent with Arrhenius equation। Arrhenius equation का एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस बार Arrhenius equation क्या है हम लोग देखेंगे, 3-4 क्वेश्चंस हैं जो Arrhenius equation क्या है। LNK और 1/T के बीच में ग्राफ बनाया गया है ना। क्वेश्चन लिख लेते हैं, LNK is equal to EA अपॉन RT, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, LNK LNA प्लस EA अपॉन RT माइनस का इंटू 1 अपॉन T। अगर इसको इस तरीके से रखें, y इज इक्वल टू C प्लस mx, y इज इक्वल टू C प्लस mx, तो y के एक्सिस पर LNK आ जाएगा, m ये हो गया, और x एक्सिस पे T 1 अपॉन T। तो ये तो डिसाइड हो गया कि अगर xy का ग्राफ है, y एक्सिस पे LNK है, x एक्सिस पे 1/t है, और माइनस EA है, m जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, माइनस है, और नेगेटिव की वजह से हम लोग जानते हैं कैसा होता है, डाउन द ग्राफ होता है, नेगेटिव की वजह से डाउन द ग्राफ होता है। तो चारों ऑप्शंस में LNK y पे है, 1/t x पे है, लेकिन सिर्फ एक ही ग्राफ ऐसा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में, सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन में है जो डाउन द ग्राफ है, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो 56 का आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन हो गया। क्या इसमें कोई समस्या, बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था, क्लास में हमने डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चन नहीं डिस्कस किया था, कुछ इससे मिलता जुलता किया था, टॉपिक तो सारे ही डिस्कस हो गए, बट आपकी क्वेश्चन पेपर जो आपको साइड पे दिख रहा है, आपकी जो एडिटिंग में लगेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रेड कलर के मार्किंग वाले हैं। इसमें आप देखिए केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस पे गोला 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 लगा हुआ है, वो सभी क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच हुए हैं जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया था। शायद किसी में डेटा चेंज है, बट वो क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच हुए हैं। कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से आए हैं उसमें कोई डेटा चेंज होने का कोई बात ही नहीं है, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। इसीलिए हर टीचर जो भी नीट के लिए पढ़ा रहा है वो डेफिनेटली बोलता है कि बच्चा एनसीईआरटी इज द बाइबल, एनसीईआरटी गीता है, एनसीईआरटी पढ़े बिना काम नहीं चलेगा, जैसे धर्म का काम बिना गीता के नहीं चल सकता। तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी और जरूरी है पढ़ना। In which of the following equilibrium Kp and Kc is not equal? Kp और Kc किस इक्विलिब्रियम में इक्वल नहीं है? इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। Kp Kc कब इक्वल हो? Kp Kc कब इक्वल होंगे? जब डेल्टा Hg 0 हो, जब डेल्टा Hg 0 हो, तो जिसमें 0 नहीं होगा, जिसमें Kp और Kc इक्वल उसी में होंगे जिसमें 0 नहीं होगा, है ना।
तो अगला क्वेश्चन देखना है 57 वाला। In which of the following equilibria Kp and Kc are not equal? Kp Kc, Kp और Kc इक्वल ना हो, तो ये कौन सी कंडीशन में होगा? ये Kp Kc तभी इक्वल नहीं होंगे जब डेल्टा Ng जो है वो 0 के इक्वल ना हो। जब डेल्टा Ng 0 के इक्वल ना हो तो Kp Kc भी इक्वल नहीं होंगे, और जब Kp Kc इक्वल नहीं होंगे वो किस केस में होगा? पहला इक्वेशन ले रखा है 2Br Br2 और Cl2, तो 2 मोल इधर भी है 2 मोल इधर भी है, 2BrC 2BrCl Br2 प्लस Cl2, इधर भी 2 मोल है इधर भी 2 मोल है, इसमें डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? डेल्टा Ng क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन अपना हो नहीं सकता। सेकंड वाले में लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही मोल है लेकिन राइट हैंड साइड पे 2 मोल है। थर्ड वाले में लेफ्ट में भी 2 है राइट में भी 2 है। फोर्थ वाले में भी लेफ्ट में भी 2 है राइट में भी 2 है, तो सही ऑप्शन क्या हो गया? +1 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? 57th क्वेश्चन था। 57th क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आइए देखते हैं 58th क्वेश्चन। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन among the following is the most stable कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या मतलब होता है? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन की हम बात करते हैं तो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन की बात हो रही, जितने ज्यादा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होगा? जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, हम लोग हाइड्रोजन इफेक्ट पढ़े हैं, जीओसी में पढ़ते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी है। क्या ये नियम हम लोगों को मालूम है? बहुत अच्छे से मालूम है। क्या मोर अल्फा हाइड्रोजन is directly proportional to more hyperconjugation और more hyperconjugation is directly proportional to what? More stability। क्या इसमें कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है भाई? जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है उतना ज्यादा हाइपरकॉन्जुगेशन है और उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी है। ये देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन किसमें है। पहला केस है इसका, पहला केस साइक्लोहेक्सेन बना है, कार्बोकेटाइन है, ये वाला कार्बोकेटाइन है, इधर एक CH3 लगा है। अल्फा हाइड्रोजन कहां हो सकता है? ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये अल्फा पोजीशन हो गई, ये अल्फा पोजीशन हो गई, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन, तो 3 एक 4 एक 5 एक 6 और एक 7, तो पहले पार्ट में 7 अल्फा हाइड्रोजन। क्या इसमें कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है, 7 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा केस है, इधर लगा हुआ है एक H लगा हुआ है इस पे, तो इसके लिए अल्फा पोजीशन कौन सी हो गई? इसके लिए अल्फा पोजीशन एक ही वाली हो गई, एक ये वाली हो गई। इस पे कितने हाइड्रोजन? इस पे 2 हाइड्रोजन, और इस पे कितना हाइड्रोजन? इस पे 1 हाइड्रोजन, क्योंकि एक मिथाइल ग्रुप लगा है तो इस पे 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। अच्छा सर, तीसरा केस क्या है? ये है ऐसा 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 CH3 CH CH2 CH CH3 और CH3, तो इसका एक अल्फा हाइड्रोजन, इधर 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अल्फा पोजीशंस कौन सी हो गई? ये वाली, इस पे 3 इस पे 2, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। और चौथा केस क्या है? चौथा केस है CH2, चौथा केस है CH2। तो इसमें ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, इसके लिए एक ही अल्फा हाइड्रोजन हुई ये वाली, इसके ऊपर 1 2 3 बॉन्ड बना हुआ है, एक हाइड्रोजन है, तो उसके ऊपर 1 अल्फा हाइड्रोजन हुआ। तो कितने अल्फा? इसमें से चारों केसेस में यहाँ लिखे 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो किसमें सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? 7 अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये ऑप्शन सही है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंडीशन पे है। ये कौन सा ऑप्शन है? 58 का फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है।
58 का ऑप्शन नंबर कितना हो गया 1, 58 का 1। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 79। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड इफ वन नोज द वैल्यू ऑफ। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं इन्होंने, इसमें इन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी एक वैल्यू अगर हमको पता हो, अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू पता हो तो क्या हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं, पहला है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेंपरेचर। तो एरेनस रिएक्शन अगेन, ये एरेनस रिएक्शन का चुना गया। एक एरेनस रिएक्शन लिखते हैं, यहां पर क्या है log K2 upon K1, log K2 upon K1 is equal to EA upon 2.303 R 1 upon T1 1 upon T2। तो दो टेंपरेचर्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर दो टेंपरेचर्स हैं और दो कांस्टेंट हैं, दो टेंपरेचर्स हैं और दो कांस्टेंट है। पहला ऑप्शन है रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेंपरेचर्स, मतलब दो डिफरेंट टेंपरेचर्स पे दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो डिफरेंट टेंपरेचर पे दो डिफरेंट कांस्टेंट्स भी हैं हमारे पास, टेंपरेचर के रेट कांस्टेंट भी हैं हमारे पास। इसका तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है रेट कांस्टेंट एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर, तो स्टैंडर्ड टेंपरेचर है ही नहीं, तो दो टेंपरेचर है तो दो कांस्टेंट है, तो ये गलत हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन और रेडिएशन को कोई मतलब ही नहीं है, उससे एक ही तरफ पता चलता है, सिर्फ पहला ऑप्शन सही है, तो एक ही ऑप्शन इसमें सही है। वैसे तो एक ही ऑप्शन इसमें सही होने ही है, सब में हमको पहले ही मिल गया था, ज्यादा समय लग रहा भी नहीं था। तो रेट कांस्टेंट दो डिफरेंट टेंपरेचर्स के लिए दो डिफरेंट रेट कांस्टेंट है। उसके बाद लॉ केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्या है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और दोनों से बताना है। सबसे पहले का क्वेश्चन है क्या है, नेक्स्ट स्टेटमेंट का क्वेश्चन है क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, H2O बिल्कुल इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बाकी हाइड्राइड से, तो स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास H2O is expected to have lower boiling point, on the basis of molecular mass H2O is expected to have lower boiling points than the other members of the group, but due to the presence of extensive hydrogen bonding with H2O it has higher boiling point। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है बाकी हाइड्राइड्स की वजह से ग्रुप में, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर सेकंड। इस क्वेश्चन को हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इस क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा जिन्होंने ब्लॉक केमिस्ट्री इतने अच्छे से नहीं पढ़ी है, उनको डेफिनेटली एक बार और ब्लॉक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए, तो उनको पता चलेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 61, ल्यूकस रिएजेंट which of the following alcohol reacts instantaneously with ल्यूकस रिएजेंट। हम लोग को मालूम है ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, ल्यूकस रिएजेंट होता है concentrated HCl + ZnCl2। तो ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, which of the following alcohols reacts with instantaneous ल्यूकस रिएजेंट। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये फाइंड करना है कि ल्यूकस रिएजेंट के साथ कौन सा अल्कोहल रिएक्ट करेगा। तो हम लोग को मालूम है कि ल्यूकस रिएजेंट का काम कहाँ आता है, हम लोग को मालूम है ल्यूकस रिएजेंट का काम कहाँ आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने में, टू आइडेंटिफाई 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, to identify 1 degree 2 degree and 3 degree alcohols, है ना। इसमें से 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रिएक्ट करता है, 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो रिएक्ट करता है ल्यूकस रिएजेंट के साथ, 3 डिग्री अल्कोहल ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और बाकी सारे रिएक्ट नहीं करते हैं। बहुत विस्तार पूर्वक लगभग 1 घंटे में इस बात को हमने क्लास में समझाया था, क्वेश्चंस बहुत सारे कराए थे, बहुत सारी रिएक्शंस देखी थी, एनसीईआरटी की रिएक्शंस देखी थी, इसमें कोई अगर डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि क्लास में बहुत मेहनत से इसको पढ़ाया गया था। सेम क्वेश्चन ऑर्गेनिक का है, ठीक है, एक ही हमको 3 डिग्री अल्कोहल इसमें दिख रहा है, पहला ऑप्शन
OH उस कार्बन से जुड़ा है जो और दूसरे 3 कार्बनों से जुड़े हुए हैं, तो इसमें 61 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल एक ही दिख रहा है, तो जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वही इसका आंसर होगा। इसके बाद है आगे 62 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है? एनालीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। एनालीन जो है वो एसिडिक फॉर्म की रिएक्शन में, जो रिएक्शंस एसिड बेस्ड होती हैं, जिसमें एसिड का फॉर्मेशन होता है या एसिड यूज होता है, उसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एसिड यूज होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एसिड यूज होता है। एसिड वाली रिएक्शंस में एनालीन नहीं रिएक्शन करता है ना। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है? RX या ROH या R3 के साथ होती है, जिसकी किसकी प्रेजेंस में होती है? H+ की प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड की प्रेजेंस में, या फिर ALX3 की प्रेजेंस में। या तो प्रोटिक एसिड होता है या तो ALX3 होता है, दोनों की प्रेजेंस में ही एनालीन जो है वो रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। तो इसमें तो कुछ भी देखने वाली बात नहीं है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? एनालीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस। ओके, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कहाँ पढ़ा है? ऑर्गेनिक में पढ़ा है, बहुत मेहनत से पढ़ा है ना। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो कैसा स्ट्रक्चर होता है गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में? थैलामाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड हो और ये NH। ठीक है, इसकी सिंपल सी रिएक्शन है। सिंपल सी रिएक्शन क्या है? फर्स्ट में KOH है, सेकंड में RX है और थर्ड में H2O है। ठीक है, इसको हीट किया जाता है। इससे जो बनेगा हम लोगों ने पढ़ा था, इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा RNH2। क्या बनेगा? RNH2। अच्छा सर, तो क्या इसमें सही है 1 डिग्री बनता है नहीं? तो एनालीन भी क्या 1 डिग्री होता है? बिल्कुल होता है। एनालीन भी क्या 1 डिग्री होता है? बिल्कुल होता है। लेकिन समस्या होती है एक, ये एनालीन है, बनता इसमें ये है, ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? अगर इसको बनाना है तो इस RH की जगह हमको ये लेना पड़ेगा, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, और बेंजीन के साथ अगर हाइड्रोजन लेंगे तो ये गैब्रियल थैलामाइड नहीं लग जाएगी। गैब्रियल थैलामाइड भी बेंजीन के साथ नहीं लेते हैं। तो 2 नंबर स्टेटमेंट भी सही है। एनालीन जो है वो गैब्रियल सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता। तो अगेन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। दोनों स्टेटमेंट सही का ऑप्शन कौन सा है? पहला है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। दूसरा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हो जाएगी। कौन सा नंबर क्वेश्चन था भैया? 62 था, ऑप्शन नंबर 2। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगी। इसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 63 क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 63 अगेन मैचिंग का क्वेश्चन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक क्वेश्चन है, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है क्वेश्चन है। NH3 की शेप क्या होगी? BrF5 की शेप क्या होगी? HCF4 की शेप क्या होगी? SF6 की शेप क्या होगी? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, मैंने सबकी शेप्स अलग-अलग बताई हैं। ठीक है, NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3 होता है। लोन पेयर कितना होता है? 1 लोन पेयर होता है। तो इसके लिए शेप कौन सी हो जाएगी? ट्रायगोनल पिरामिडल। तो A का 1, A के साथ मैचिंग कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सेकंड का ऑप्शन है BrF5। BrF5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और लोन पेयर कितना होता है? 1 लोन पेयर होता है। BrF5 में 1 लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp3d2 होता है। इसकी शेप क्या हो जाएगी? इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। इसकी शेप हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। अगेन इसमें 2 ही ऑप्शंस के बाद ही हमको समझ में शायद आ जाएगा। हां, 2 ऑप्शन के बाद समझ में आ रहा है। सेकंड ऑप्शन सही है। पहले वाले का फर्स्ट होगा, सेकंड वाले का फोर्थ होगा, तो सेकंड ऑप्शन सही है। 63 का ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर भी एक बार हम लोग मिला लेते हैं। A का ट्रायगोनल पिरामिडल हो गया, B का BrF5 है, sp3d2 एक लोन पेयर, इसके लिए स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ठीक है, तीसरा है HCF4। HCF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। अगेन sp3d2 होगा लोन पेयर, लेकिन इस पे कितने हैं? इस पे लोन पेयर कितने हैं? इस पे लोन पेयर है 2, है ना। HCF4 पे लोन पेयर है 2, शेप दी हुई है स्क्वायर प्लेनर। और SF6 है, sp3d2 है,
कोई लोन पेयर नहीं है, ऑक्टाहेड्रल जो उसकी ओरिजिनल शेप होती है, तो सी के लिए हो जाएगा सेकंड, बी के लिए फोर्थ, डी के लिए फोर्थ, ए के लिए फर्स्ट, बी के लिए फोर्थ, सी के लिए सेकंड और डी के लिए एक ही बचा थर्ड। क्या ऐसा कोई ऑप्शन था? बिल्कुल था, हमने टिक निकल लिया है, 63 का सेकंड पार्ट निकल लिया है। 64 की बात करें, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन, क्वांटम नंबर का क्वेश्चन, 4 दिन लेक्चर हुआ था, बहुत आसानी से पढ़ाया गया था, दूसरी बार रिपीट भी 3-4 बार किया गया था। क्वांटम नंबर वाकई बहुत इजी क्वेश्चन था और इसमें तो और कुछ भी पूछा ही नहीं गया, क्वांटम नंबर निकालने के लिए नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, बस ये पूछा गया कौन सा किसका सिंबल होता है। ml किसका सिंबल होता है भैया? l ओरिएंटेशन का होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ms स्पिन का होता है, l शेप का होता है और n साइज का होता है। n ऑर्बिटल एक इन्होंने बस यही तो ट्रिक लगा दिया है कि सब में शेल सेल्स का इस्तेमाल ना करके सीधा ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल किया है और शेप साइज दे दिया है। तो जिसने भी क्लास पढ़ी होगी, सिर्फ बहुत मन से भी नहीं, लेकिन अगर सिर्फ पढ़ी होगी तो उसका सही आंसर निकाल लेगा, इसमें कोई शक वाली बात है ही नहीं। ml के लिए थर्ड वाला है, मतलब a के लिए थर्ड वाला है, b के लिए फोर्थ वाला है, c के लिए फर्स्ट वाला है और d के लिए सेकंड वाला है। ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया, बी का फोर्थ हो गया, अगेन सी का फर्स्ट हो गया और डी का सेकंड हो गया। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, सारे क्वेश्चंस है ना, 51 52 53 ये सारे हैं, 64 यहां तक हम लोग का पूरा डिस्कशन हो गया। लेट्स स्टार्ट विद 65, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? द E naught value of Mn3 to Mn2 plus couple is more positive than chromium 3 plus chromium 2 plus or Fe3 plus to Fe2 plus due to the change of। बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्लास में बहुत आसानी से कराया था, बहुत मेहनत से कराया था, सिर्फ ये देखना था कि कॉन्फ़िगरेशन किसमें चेंज हो रही है। कॉन्फ़िगरेशन का आगे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ अगर जिसको कॉन्फ़िगरेशन की अच्छी नॉलेज होगी, कॉन्फ़िगरेशन के बारे में उसको पता होगा, उससे ये सवाल आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। द E naught value of Mn3 plus to Mn2 plus couple is more positive than Cr3 plus Cr2 plus Fe3 plus Fe2 plus due to the change of। कौन से कंडीशन में होती है? जो Mn3 plus से Mn4 plus Mn2 plus में जा रहा है, Mn3 plus से Mn2 plus में जा रहा है, Mn3 plus से Mn2 plus में जा रहा है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3d4 4s0, इसकी क्या हो जाएगी? 3d5 4s0। तो अगेन हाफ फील्ड हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा, इसको हम लोग ने पढ़ा था, इसको लोग ने एक्सेप्शन में भी पढ़ा था, ये आगे बढ़ेगा और हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, हाफ फील्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। d4 टू d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4। d4 से d5 कॉन्फ़िगरेशन जा रहा है, हाफ फील्ड हो जाएगा, हाफ फील्ड को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसके बाद 66 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल एनसीईआरटी की लाइन इन्होंने उठाई हुई है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेस, इसमें से कौन सी प्रोसेस है इसमें एंट्रोपी इंक्रीज करती है। थर्मोडायनामिक्स की अगर सिर्फ एनसीईआरटी रीड किया होगा आपने तो ये सवाल बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है लिक्विड एवापोरेट्स टू वेपर, पहला ऑप्शन है ए, पहला इन्होंने दिया है लिक्विड एवापोरेट्स टू वेपर, सही बात है, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है। टेंपरेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लोअर्ड, इसमें नहीं होती है। सी और ये रिएक्शन दे रखी है और डी पे भी रिएक्शन दे रखी है, एनसीईआरटी में सेम टू सेम एक पैराग्राफ है, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 ए ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, 66 का ऑप्शन नंबर 4, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी। 67 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, 67 एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट इज इक्वल टू 1 फॉर हीलियम आयन इज -x जूल। E1 की वैल्यू दे रखी है, इन्होंने E1 की वैल्यू दे रखी है, क्या E1 की वैल्यू दे रखी है
-x जूल एनर्जी 1 दे रखा है। Then for an electron in n is equal to 2 state for beryllium 3 plus ion in J is जूल पूछ रहा है, एनर्जी पूछ रहा है, V2 पूछ रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था, अगेन ये मार्किंग नहीं कर पाया, मैं शायद पढ़ नहीं पाया था उसमें क्वेश्चन, मार्किंग नहीं कर पाया, सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है। इट्स 29th क्वेश्चन जो हमारा मैच कर रहा है। क्या रखा है, इक्वेशन क्या होती है, E1 अपॉन E2 is equal to Z1 square plus Z2 square is equal to into N2 square upon N1 square। क्या इसमें कोई दिक्कत है? E1 की वैल्यू x दे रखी है, E1 की वैल्यू x दे रखी है, E2 अपने को निकालना है, Z1 की वैल्यू दे रखी है ना, हीलियम है, क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4, इसका होल स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 अपॉन 1 स्टेट चेंज हो रही है, स्क्वायर कर दो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं, मतलब 2 में जा रहा है, इसको सॉल्व करना है, x इक्वल टू आ जाएगा, ये 2 1/2 हो जाएगा, ये 2 है, ठीक है, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अगेन x के बराबर ही आ जाएगी, माइनस x के बराबर की आ जाएगी, माइनस x था नहीं, हाँ सॉरी, ये माइनस x था, ठीक है, तो ये माइनस x इज इक्वल टू a का इधर भेज दो, ये 2 4 1/2 हो गया, ये 2 से 2 कटा, ये बचा 1, स्क्वायर कट ही जाएगा, स्क्वायर कर दोगे तो भी कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इवन की जो वैल्यू आ जाएगी वो -x हो जाएगी, इसको चाहो एक बार सॉल्व कर लेना, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही होगा, -x जो है वही हो जाएगी इवन की वैल्यू, सेम वैल्यू होगी, सेम क्वेश्चन था, कुछ मतलब ही नहीं था, बस ध्यान से एक बार पढ़ लेते तो भी हो जाता। 67 का सेकंड ऑप्शन, 67 का सेकंड ऑप्शन, 68 का which reaction is not a redox reaction, very easy question, इसमें से सिर्फ ये पहचानना है कि redox reaction कौन सी नहीं है, कौन सी redox reaction होती है, मतलब पढ़ चुके हैं, तो ये पहले सोचो कौन सी redox reaction होती है। तो वो रिएक्शंस जिसमें या तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है रिडक्शन स्टेट भी चेंज हो रहा होगा। तो हम लोगों को बस ये ढूंढना है इसमें ऐसा कौन सा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले में इधर BaCl2 है, ये BaCl2 है, Na2SO4 है, दूसरी तरफ जाने के बाद भी BaSO4 है, 2NaCl है, कुछ भी चेंजेस नहीं आया, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हुई। B का +2 होता है, Cl का -1 होता है, Na का +1 होता है, S का +6 होता है, O का -2 होता है, सेम सेम कर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन में क्या था, Zn था, इधर जाने के बाद ZnSO4 हो गया, इधर Zn 0 था, उधर Zn +2 हो गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है। थर्ड वाले में KiCO3 I2 था, इधर जाने के बाद KiO3 हो गया, इधर I0 था, उधर जाने के बाद +5 हो गया, आगे ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके बाद H2 था, उधर जाने के बाद HCl हो गया, +1 हो गया, ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है केवल उसमें स्टेट्स चेंज नहीं हो रही हैं, इसलिए सिर्फ वही एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो 68 का कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है 68 का ऑप्शन नंबर 1 है, 68 का ऑप्शन नंबर 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 69 अगेन बहुत आसान क्वेश्चन, ऑर्गेनिक क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का है। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। रिएक्शन दे रही है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, समझाई हुई रिएक्शन है, कुछ भी कठिनाई नहीं है इसमें। हम लोग रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन सॉल्व करते हैं, देखते हैं रिएक्शन होती है नहीं, ऐसा है ना क्वेश्चन। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इन्होंने पहला प्रोडक्ट इसके बाद A बनाया, पहला प्रोडक्ट A बनाया, हम लोगों को मालूम है ये किसकी रिएक्शन, एल्कीन है, ठीक है। और फाइनली इन्होंने जो बनाया है फाइनल प्रोडक्ट वो बनाया है एल्डिहाइड, फाइनल A है, और फिर जो फाइनल प्रोडक्ट बनाया हुआ है वो इन्होंने बनाया हुआ है एल्डिहाइड, है ना। CH2 CH2 CH2, तो सिर्फ एक ऑप्शन ये निकालना है, एल्डिहाइड बन रही है। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हम लोगों ने पढ़ा है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड हम लोगों ने पढ़ा है। एल्कीन से एल्डिहाइड बनाने का
प्रिपरेशन आप खोलेंगे एनसीईआरटी में, आपको सीधी रिएक्शन ही दिखेगी एल्डिहाइड्स बनाने की। पहला हाइड्रोकोलेशन कराएंगे, इसमें हाइड्रोकोलेशन कराएंगे। हाइड्रोकोलेशन किससे कराते हैं? BH3 से। BH3 से ऐड कराएंगे, ठीक है। साथ में इसी में H2O2 OH माइनस भी रहने देंगे, H2O2 OH माइनस भी रहने देंगे। बेसिक मीडियम में रिएक्शन होगी। रिएक्शन का फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड टूट करके एल्कोहल जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड टूट करके एल्कोहल जुड़ जाएगा। एल्डिहाइड ये इथीन है और यहाँ पर एल्डिहाइड एल्कोहल जुड़ जाएगा, CH2 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा CH2 रह जाएगा यहाँ पर OH। इसके बाद PCC से रिएक्शन कराएंगे तो हमको एल्डिहाइड मिल जाएगा। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें तीनों चीजें हैं? ऑप्शन नंबर 3 BH3 भी है, H2O2 OH माइनस भी है और PCC भी है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया 69 का ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन 70 ऑन हीटिंग सॉलिड सब्सटेंस। बिल्कुल इसमें बोर्ड पे कुछ लिखने वाला कुछ है ही नहीं, इसको एक बार पढ़ोगे सीधा आंसर आएगा, एक बार। क्या है? ऑन हीटिंग सम। आगे अपना एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, मेरे नोट्स में मैंने लिखवाया है। ये तो स्टेटमेंट कॉपीड है, हम लोगों ने नोट्स में भी इसको बहुत अच्छे से लिखवाया है। सीएस लिखा के देखेंगे उसमें भी बहुत अच्छे से है। क्या है? सम सॉलिड सब्सटेंसेस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। कैम्फर, कैम्फर होता है ना, ऐसे ही रख दो, लिक्विड में नहीं जाता है, एयर से ऑटोमेटिकली वो किसमें चेंज हो जाता है? वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है ना। कौन सा प्रोसेस? सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्टली वेपर, सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर 3। इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन है, जीओसी का क्वेश्चन है 70 का ऑप्शन नंबर 3। जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज हम लोग डाल रहे हैं 2025 के आरंभ बैच के लिए, उम्मीद कर रहा हूँ अभी शायद आप लोगों को आरंभ का ओरिएंटेशन नहीं मिला होगा। ये सीरीज आंसर की पहले आएगी। ओरिएंटेशन जल्दी ही रिकॉर्ड हो चुका है, आप लोग को जल्दी ही देखने के लिए मिलेगा आरंभ। तो एक लोग जो कोर्स शुरू कर रहे हैं आरंभ, बहुत अच्छा कोर्स है। जो बच्चे नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रिपीटर हो चाहे वो फ्रेशर, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही वो वीडियोस आएंगी, लगातार आएंगी। और दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी ऑनलाइन कोर्स से, किसी भी संस्थान का ऑनलाइन कोर्स हो, उस ऑनलाइन कोर्स से बेहतर कोर्स होगा ये फ्री आरंभ कोर्स। देखें, फॉलो करें, 10 दिन फॉलो करेंगे, आपको खुद से समझ में आएगा कि कोर्स कैसा है। खैर वापस लौटते हैं, जल्दी आप लोगों को बारे में पता चलेगा। 71 क्वेश्चन करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अगेन मैचिंग टाइप का क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सॉरी मैथ्स, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहला वाला है CONH3 NO2 Cl2। इसके लिए ये कौन सा है? इधर से आइसोमेरिज्म मिलाने से अच्छा है, क्रिस्टल से आइसोमेरिज्म मिलाने से अच्छा है। इसमें से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। इधर से मिलाने से अच्छा हम लोग इन चारों को देख लेते हैं। इन चारों, ये चारों आइसोमेरिज्म कौन से हैं? आप लोग भी पेपर में ट्रिक ऐसे ही सॉल्व किया, जो क्वेश्चन इधर पढ़ने में टाइम लगे, आइसोमेरिज्म चेक कर लो, फटाफट से हो जाए। आइसोमेरिज्म देख लेते हैं कौन सा। पहला है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन, ये किससे मैच करेगा? सेकंड वाला जो है वो किससे मैच करेगा? थर्ड वाला जो है वो किससे मैच करेगा? और फोर्थ वाला जो है वो किससे मैच करेगा? ये तो निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होगा कि इसमें कैटायनिक फॉर्म में होगा, कैटायनिक फॉर्म में होगा और वाटर लिगेंड होगा। वाटर लिगेंड कंपाउंड के अंदर ही होगा, कैटायनिक फॉर्म में होगा। तो कैटायनिक फॉर्म में क्या है? डी वाले ऑप्शन में है H2O अंदर ही है, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही H2O है, वाटर फॉर्म में है। तो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म के साथ डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म क्या होता है कि कैटायनिक फॉर्म में होता है, कैटायनिक फॉर्म में होता है, या तो शायद दिखना रहा हो, कैटायनिक फॉर्म में होता है और लिक्विड वाटर लिगेंड प्रेजेंट होता है। हाँ, तो लीकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है?
लिगेंड्स जो उसमें एम्बिडेंट होते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक कॉम्प्लेक्स के बाहर दोनों को आपस में चेंज किया जा सकता है ना, चेंज किया जा सकता है। क्या होता है इसके साथ ए ऑप्शन जाएगा, NO2 अंदर है, CO2 बाहर है, ए ऑप्शन अंदर जाएगा। इसके बाद आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक होता है, लेकिन एनायन जो है वो अंदर बाहर दोनों साइड प्रेजेंट होता है। एनायन जो है वो अंदर बाहर दोनों साइड प्रेजेंट होता है। एनायन जब अंदर बाहर दोनों साइड प्रेजेंट है, उस ऑप्शन में दिख रहा है SO4 में माइनस है, Br माइनस है, Br और SO4 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर बी जो है ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड वाले के साथ ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर नहीं मतलब मैच नंबर बी जाएगा। फिर फोर्थ नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है। सिंपल सा है, कैटायन और एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहे होंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स में देखने को मिल रहे हैं। एक ही में ऑप्शन है, एक ही सी वाले पार्ट में दो कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो बस उसमें ही जाएगा। तो इसमें सी वाला हो जाएगा, तो फोर्थ का सी सेक्शन हो जाएगा। फोर्थ का क्या हो जाएगा, सी सेक्शन हो जाएगा। तो डी ए बी सी, डी ए बी सी मतलब ए वाला जो है वो सेकंड से मैच करना चाहिए, बी वाला थर्ड से मैच करना चाहिए, सी वाला फोर्थ से मैच करना चाहिए और डी वाला फर्स्ट से मैच करना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। 71 का सेकंड ऑप्शन हो गया, 71 का सेकंड ऑप्शन हो गया। इसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन 72 गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखी। इन्होंने पूछा है ऊपर वाला जो है CONH3 6 COF6 वो 3 + 3 - कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफर इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आपको मालूम है मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ होता है, मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ होता है, अलग अलग मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है। स्टेरिक नंबर है 6, तो ऑब्वियसली बात है ऑक्टाहेड्रल तो है, स्टेरिक नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल तो रहेगा ही। NH3 है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, NH3 लगा हुआ है CO के साथ, वो स्ट्रॉन्ग कोबाल्ट के साथ NH3 लगा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और कोबाल्ट के साथ F लगा है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में बैक पेयरिंग होगी, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड में बैक पेयरिंग नहीं होगी। और जब बैक पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब बैक पेयरिंग नहीं होगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना। और अनपेयर्ड एक भी इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ऊपर वाले में नहीं है, एक भी नहीं रहेंगे, है ना। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो तो सही है। स्टेटमेंट 2 क्या है, एक डायमैग्नेटिक है और एक पैरामैग्नेटिक है। ऊपर अभी हम लोग देख ही लिया फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में, जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वो ऑब्वियसली बात है डायमैग्नेटिक होगा। जिसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो दूसरा वाला स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए पहला ऑप्शन, पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 2, 72 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 73 फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, थोड़ी इजी, सारी इजी, थोड़ा सा पढ़ने में समझ आ रहा है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। अगर फेलिंग सॉल्यूशन की बात करें, अगर फेलिंग सॉल्यूशंस की बात करें तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड और कीटोन को अलग अलग करने के काम आता है। अच्छा सर क्या होता है ये, क्या दिया हुआ है, इसने पूछा है फेलिंग सॉल्यूशन A। अच्छा A और B दो तरह का होता है, ये तुमको पता है, A और B दो तरह का होता है। A क्या होता है, एक्वस कॉपर सल्फेट, सोचने वाली बात ही नहीं है, पढ़ा हुआ चीज है ये। एक्वस कॉपर सल्फेट होता है, और दूसरे वाले क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट होता है ना। तो इसमें पूछा गया है A वाला कौन सा होता है, A वाला एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, 73 का ऑप्शन नंबर सेकंड। 74th क्वेश्चन में क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, तो HF जो पहला ऑप्शन दिया है वो उसमें तो इंटरमोलिकुलर होगी, इसमें कोई शक वाली सोचने वाली बात नहीं है ना। और हम लोगों को मालूम है इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ होगी, जहां पर एलिमेंट्स पास पास है ना। तो तीन ऑप्शन जो बाकी सेम दिए हैं, एक में ऑर्थो दिया है, एक में मेटा दिया है और पैरा दिया है। तो ऑर्थो वाले पोजीशन में
मान लो ये है एक, यहाँ इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना आसान है, लेकिन इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना कठिन है, दूर हो जाएगा, और इसके बीच में होना तो बहुत ही मुश्किल है, तो और दूर हो जाएगा। तो हम लोगों को दिख रहा है ऑर्थो वाला है तो इसमें हो रही है, मेटा और पैरा वाले में नहीं हो रही है, तो ऑर्थो वाला जो भी ऑप्शन होगा इसमें हो जाएगी। ऑर्थो वाला कौन सा ऑप्शन है? 74 का सेकंड ऑप्शन है, इसमें ऑर्थो बॉन्डिंग है, ऑर्थो पोजीशंस पे लगे हुए हैं, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना पॉसिबल है। ठीक है, 75 अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 क्या है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमेरिक पेंटेन्स फॉलोज एज द ऑर्डर। एक ऑर्डर दिया हुआ है, आइसोमेरिक पेंटेन्स दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि क्या बॉइलिंग पॉइंट्स इसी ऑर्डर में रहते हैं? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, न्यूपेंटेन, सीधी बात है। कॉमन नेम के हिसाब से भी हम लोगों ने पढ़ा है, जब आए कॉमन नेम पढ़े हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स पढ़े हैं, हर बार पढ़ते हैं, इस पे आसानी से पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल पेंटेन का, फिर उसके बाद आइसो का, उसके बाद नियो का। इसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या है? व्हेन ब्रांचिंग की बात आ रही है, ब्रांचिंग की बात है, स्फेरिकल हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है तो कमजोर हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। देखते हैं क्या है? व्हेन ब्रांचिंग इंक्रीजेस द मॉलिक्यूल्स अटेन्स द शेप ऑफ स्फीयर, दिस रिजल्ट्स इन स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर कांटेक्ट विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स आर गिवन बाय लोअरिंग द बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल सही ऑप्शन दे रखा है। स्फेरिकल कंडीशन हो जाएगी जब छोटी जगह पे हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, क्योंकि अंदर के फोर्सेस कम हो जाएंगे, मॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगे। दोनों स्टेटमेंट सही है, 75 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम ग्रुप 16 एलिमेंट्स which one does not show -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? O S Se Pe Po, O S Se Pe Po, यही है। जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेंडेंसी -2 शो करने की बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की टेंडेंसी बढ़ेगी। हम लोगों ने पढ़ा था केमिस्ट्री में, जैसे जैसे नीचे जाएंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो जो सबसे नीचे होगा डेफिनेट सी बात है वही सबसे ज्यादा जैसे जैसे नीचे जाएंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटेगी। जैसे जैसे नीचे जाएंगे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी घटेगी। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे कम या फिर नहीं के बराबर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा। तो इसमें दिया हुआ है ऑक्सीजन वाले ग्रुप के लिए which elements does not show -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो PO। तो PO कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है 76 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। पोलोनियम में कोई -2 ऑक्सीडेशन स्टेट और कम या फिर नहीं के बराबर शो होती है। 77 क्या है? The Henry log constant KH value of 3 gases A, B, C in water are 145, 2 into 21 minus 5 and 35 kilobar respectively. The solubility of these gases in water follows the order of। तो हम लोग को अगर इसमें केवल एक ही क्वेश्चन पता है तो हमको पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन होनी चाहिए। तो KH is inversely proportional to 1 upon xi। क्या ऐसा भी होता है? क्या ऐसा भी होता है? हाँ बिल्कुल सर, ऐसा भी होता है। अच्छा, तो Kc की वैल्यू दे रखी, KH की वैल्यू दे रखी है और हेनरी लॉ पता होना चाहिए। हेनरी लॉ क्या होता है? हेनरी लॉ होता है P KHx। हेनरी लॉ पता होना चाहिए कि हेनरी लॉ होता है तो मतलब जितना वैल्यू इसकी बड़ी, जितनी वैल्यू इसकी बड़ी उतनी छोटी KH की वैल्यू, या हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं जितनी बड़ी KH की वैल्यू उतना छोटा उसका x। तो इसमें हमारे पास तीनों वैल्यू दी हुई है KH की 145, 2 into 10⁻⁻5 और 35 किलोग्राम, है ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू A की है KH में, सबसे बड़ी वैल्यू A की है, उससे छोटी वैल्यू C की है, उससे छोटी वैल्यू B की है। तो बिल्कुल इसका अपोजिट ऑर्डर इसके लिए हो जाएगा। इसका अपोजिट ऑर्डर क्या हो जाएगा? B
CA, तो जिसका आंसर BCA। 77 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हो गया था। 77 नंबर डिस्कस करने के बाद अपन पढ़ रहे हैं 78 नंबर की ओर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है? 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.65 mol HCl solution। जो एक्सेल रिएजेंट का क्वेश्चन है, द मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट, ये हमने हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था। क्वेश्चन क्या था? NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O। एक मोल ये भी है और एक मोल ये भी है, लेकिन क्या है? 0.7 मोल का HCl मोलैरिटी इसका जो है 0.7 है ना, 0.75 मोलैरिटी, एक मोल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोल निकाल लेंगे। NaCl क्या हो जाएगा? NaCl 0.75 है तो 3.4 हो गया इनटू 25 ml है अपॉन 1000 ml है तो 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद हमको इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 25 और नीचे चौके 100 40, 3 आउट ऑफ 160, 3 आउट ऑफ 160 मोल का क्या होगा? HCl का, है ना। इससे बाद एक्सेस है, एक्सेस निकालना है किसका? NaOH का, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अनरिएक्टेड कितना है? तो मोल्स अनरिएक्टेड ऑफ NaOH, मोल्स अनरिएक्टेड ऑफ NaOH, NaOH का मोल्स अनरिएक्टेड कितना होगा? तो 1 ग्राम 1/40 माइनस का तो रिएक्ट कर गया है 0.75, जितना ये रिएक्ट कर रहा है उतना ये भी रिएक्ट कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.75 में ये भी 0.75 तो 3/160 से इसको माइनस कर देंगे। 3/160 से माइनस करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, है ना। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा कितना? 1/4, है ना। इसको हमको मिलेगा कितना? ये 1/4। 1/4 को हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 250 मिलीग्राम। तो 250 मिलीग्राम का आंसर है 78 का 250 मिलीग्राम आंसर है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 78 का थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 79 की बात करेंगे। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट मालूम है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मैंने। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज सेम फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आंसर, नीचे दिए हुए कुछ आंसर्स में से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा? क्या आप लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। Ti3+ का क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, मोमेंट का, मैग्नेटिक मोमेंट का भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी कह सकते हैं, दोनों चीजें आनी चाहिए। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 79। 79 नंबर क्वेश्चन करें। Ti के लिए 4s0, Ti3+ है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s0 3d1, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। इसके बाद इससे पूछ रहा है सेम किसके लिए है, तो Ti के लिए n इज इक्वल टू a ऑप्शन के लिए n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। B क्रोमियम 2+ 4s0 3d4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। C 3d5, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। स्पिन ओनली। उसके बाद Fe2+ के लिए 3d6, Fe2+ के लिए 3d6 अगेन n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और Sc के लिए Sc3+ 4s0 3d0 तो n इज इक्वल टू 0, तो D वाला और B वाला का n सेम है। 79 का ऑप्शन हो जाएगा B एंड D ओनली, 79 का सेकंड ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 80 क्वेश्चन। 80th क्वेश्चन क्या है? मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, रिएक्शन है, एक तो भी करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, तो तुमसे क्यों करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन सेम है। अच्छा ठीक है, तो ए के लिए, ए में हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, दोनों साइड साइक्लिक लगा हुआ है, ओजोनोलिसिस हो रहा है, डबल बॉन्ड है, ओजोनोलिसिस हो रहा है। ओजोनोलिसिस के लिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए के लिए फर्स्ट वाला, फोर्थ वाला, O3 और ZnH2। ओजोनोलिसिस है, ओजोनोलिसिस में लोग जानते हैं क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट करके दोनों तरफ O और O ट्रिपल लाइन स्ट्रक्चर बनता है, O और O
कनेक्ट हो जाता है। ऐसे ही तो है ना, ऐसे है ये डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा तो टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, एक वो इधर दो इधर और ये हट करके जो इसकी रिएक्शन होगी तो दोनों से डबल बॉन्ड होकर के जुड़ जाएगा, वो जुड़ जाएगा, वो इसमें भी जुड़ा है तो ए के लिए तो फोर्स हो जाएगा, ए के लिए फोर्स हो जाएगा, बी के लिए क्या हो रहा है, बेंजीन से बेंजोफिनोन बन रहा है, एक तरीके की फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है, बेंजीन से बेंजोफिनोन बन रहा है, एक तरीके की फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। RX इसमें लगा हुआ है, RX इसमें लगा हुआ है, RCl उसमें से ले लेंगे एनाइड्राइड Cl तो B वाले के लिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, B के लिए फर्स्ट हो गया, C के लिए 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन ग्रुप बन रहा है, 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन बन रहा है, ब्रोमिक एनाइड्राइड होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन हो गया, C का सेकंड हो गया और D का अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इथाइल बेंजीन से कार्बोक्सिलिक पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन रहा है, पोटेशियम बेंजोएट ऑक्सीडेशन हो रहा है, KNO4 की प्रेजेंस में होगा, पड़ा हुआ है तो डी के लिए थर्ड है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए के लिए 4, बी के लिए फर्स्ट, सी के लिए सेकंड, डी के लिए थर्ड, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन में है, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड है, अपना सी का सेकंड है तो फोर्थ ऑप्शन है, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, तो 80 का फोर्थ हो गया। इसके बाद 81 क्वेश्चन क्या है, मैच लिस्ट विद लिस्ट, सेम मैचिंग क्वेश्चन है, मॉलिक्यूल दिया हुआ है, अरे सिग्मा और पाई काउंट करने के लिए दे दिया, क्या ये क्वेश्चन बोर्ड इसके लेवल का था, बिल्कुल इसके लेवल का नहीं था, बहुत आसान पेपर आया है, बहुत आसान था, सिग्मा पाई काउंट करने के लिए दिया है, कुछ बच्चों को हो सकता है C2 का सिग्मा पाई काउंट करना ना आता हो तो बेटा उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं भी आएगा तो भी अपन कर सकते हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ जो सबको आता होगा, तब तक कुछ लोगों को C2 नहीं आता होगा, इथेन है, इथेन का बहुत सिंपल सा है, CH3 और CH3 कितना हो जाएगा, अगेन A के लिए क्या होना चाहिए, CH3 कार्बन कार्बन देखना, एक सिंगल बॉन्ड है, एक सिग्मा पाई हो जाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, पाई बॉन्ड 0 हो जाएगा, तो A के लिए थर्ड वाला, B के लिए अगेन इथीन है, एक सिग्मा एक पाई, फोर्थ वाला, C के लिए कार्बन कार्बन चलो बाद में देख लिया जाएगा, D के लिए इथाइन है, इथाइन इथेन इथाइन तो सबको ही पता होगा, इथाइन के लिए एक सिग्मा 2 पाई फर्स्ट वाला, तो ऑब्वियसली बात इसमें कौन सा बचा, सेकंड वाला, तो 3 4 2 1 किसमें है, 3 4 2 1 फोर्थ वाले ऑप्शन में है, 81 का ऑप्शन नंबर 4, 3 2 4 1, कोई दिक्कत नहीं है, 81 हो गया। 82 वाला क्या है, 82 क्वेश्चन है द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन, 81 वाला है द कंपाउंड दैट विल अंडरगो SN1 रिएक्शन विद द फास्टेस्ट रेट। SN1 रिएक्शन क्या होती है अपन जानते हैं क्या, अरे SN1 पढ़ के आए हैं क्या, SN1 का रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, SN1 का रेट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, क्या ये आपको आता है, हाँ बहुत अच्छे से आता है। हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स उसी पार्ट में भी कई लोग पढ़ते हैं, और हेलो एल्केन्स में तो बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोगों ने पढ़ाया था कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन डिसाइड किया जाता है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, SN1 है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, तो कौन सा कार्बन है इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल है, CH3 है ना, रेजोनेंस होगा अल्फा हाइड्रोजन से, इधर है Br सब में सिर्फ X लगा हुआ है, एक में लगा है जो CH3 और Br दोनों लगा हुआ है, और इसी बात है रेजोनेंस के लिए रेजोनेंस में लोग जो सी पार्ट में पढ़ा हुआ है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा आसान पार्ट है, इसमें भी रेजोनेंस का उपयोग हो रहा है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो उसके अल्फा हाइड्रोजन की वजह से वो स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की सबसे ज्यादा होगी, और जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, जहां पर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, वहीं पर SN1 रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा होता है। तो 82 वाले के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, जिसकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, कार्बोकैटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल है CH3 और Br, ठीक है, ये हट जाएगा, इसके बाद ये पूरा स्टेबल कंडीशन में मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाइड्रोजन स्टेबल ज्यादा हो रहा है। इसके बाद 83 क्वेश्चन कौन सा है, द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, Li है, Pi है, Pe है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, लिथियम, गैलियम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरेंज करना है, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वजह से अरेंज करते हैं
तो क्या इसके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जानते हैं पूरा केस क्या होता है, पूरी पीरियड क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन। कोई दिक्कत एक साथ है ना? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नियॉन। तो आज कोई दिक्कत है नहीं। क्या सबका जनरल रूप में अगर देखा जाए तो ऐसा ही होना चाहिए? क्या अगर जनरल रूप में आयनाइजेशन एंथैल्पी देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए? आंसर बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा केस में अंतर हो जाता है, तो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से बोरॉन पहले आ जाता है और बेरिलियम बाद में चला जाता है। ये पेनिट्रेशन इफेक्ट की वजह से होता है। आपको पढ़ाया गया होगा क्लास में, बहुत ही आसानी से समझाया जाता है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन पहले बाद में चला जाता है, ऑक्सीजन पहले आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये भी हो जाता है। तो अब अगर नई सीरीज देखा जाए, नई सीरीज के हिसाब से Li होना चाहिए, उसके बाद बोरॉन होना चाहिए, उसके बाद बेरिलियम होना चाहिए, उसके बाद कार्बन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद नियॉन। क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। अपने वो सीरीज किस तरीके से दी हुई है? अपने पास सिर्फ Li है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है और नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन से कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर अपने पास इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 83 के हिसाब से अगर हम लोग को लिखना हो, क्वेश्चन नंबर 83 के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं लिथियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। क्या ऐसा कोई केस है? क्या ऐसा कोई केस है? क्या ऐसा कोई केस है? हाँ बिल्कुल है। 83 का ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3, 83 का ऑप्शन नंबर 3 में बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका 84 क्या है? The reagents with which glucose does not react to give the corresponding test products are। बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, पढ़ा गया था ग्लूकोज के बारे में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा रिएजेंट है, नीचे दिए हुए में से कौन सा रिएजेंट है जो ये टेस्ट के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। तो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ बिल्कुल करता है। स्किप्स रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। स्किप्स रिएजेंट के साथ ग्लूकोज रिएक्ट नहीं करता है। ये मैंने जब पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने ये लिखा था कि किसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसमें स्किप्स रिएजेंट का नाम नहीं था। HCl के साथ करता है, NH2OH के साथ डेफिनेटली करता है, NaHSO3 के साथ भी नहीं करता है। तो NaHCO3 भी अपनी लिस्ट में नहीं था, NaHCO3 भी अपनी लिस्ट में नहीं था। तो यही दोनों अपनी लिस्ट में नहीं है, नॉट पूछ रहा है, ये दोनों के साथ कोई ऑप्शन नहीं था, बी और ई वाला। हाँ 84 का फोर्थ ऑप्शन बी और ई, 84 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन बी और ई सही है। ये दोनों ही पार्ट स्किप रिएजेंट और NaHSO3 बिल्कुल भी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। इसका एक पहला क्वेश्चन है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करें। मैचिंग के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, इस वजह से थोड़ा सा लेंदी हो जाता है पेपर, लेकिन वहीं पर सही होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। ये बात अगर किसी का क्रॉस है तो वंस भी होता है, इसलिए हमेशा दो पहलू होते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 85 क्वेश्चन क्या है? कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं और उसके कुछ कंडीशंस हैं। क्या बहुत इजी क्वेश्चन, बस ये पूछ रहा है किसमें क्या होता है, किसमें नहीं होता है, इसमें टेंपरेचर कैसा रखना होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस हम लोग जानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कब होती है? जब टेंपरेचर बिल्कुल कांस्टेंट होता है। तो ए वाले के लिए सेकंड वाला, ए वाले के लिए सेकंड वाला आइसोथर्मल प्रोसेस कब होती है? आइसोथर्मल मतलब एक तरीके का टेंपरेचर है, आइसोफॉर्म में आइसोथर्मल, थर्मल का मतलब टेंपरेचर, आइसो का मतलब एक तरीके का, मतलब एक तरीके का कांस्टेंट टेंपरेचर होता है तभी ये रिएक्शन होती है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है? आइसोकोरिक होती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट जो होती है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। इसके बाद सी आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होती है? बेरिक बोलते हैं इसको, आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोबेरिक प्रोसेस तब होती है जब प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो सी वाले के लिए प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबेरिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होती है। कोई ऑप्शन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन का? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन का पहला ऑप्शन ये है, 85 का पहला ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। इसके बाद 86 क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन वाले आ गया, सेक्शन बी आ गया। 86 क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्ट,
अगेन सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, कभी क्वेश्चन आए थे जो एडिशन पार्ट हुआ था, सॉल्ट एनालिसिस के कुछ पार्ट एडिशन हुआ था, हमको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा जो उसमें एडिशन पार्ट से रहा हो। क्वेश्चन है एडिशन पार्ट से। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोर सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट, मोर सॉल्ट सॉल्यूशन में दे रख दिया है था फेरस अमोनियम सल्फेट, which of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe2+ ion? Fe2+ ion को क्या है, which of the following acid is added to prevent, हाँ Fe2+ ion जो फेरस अमोनियम सल्फेट में Fe2+ ion है उसके हाइड्रोलिसिस को रोकने के लिए कौन सा वाला एसिड यूज किया जाता है, नीचे दिया हुआ है। तो हम लोगों को मालूम है इसमें ऐसा कौन सा एसिड है जो ना तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना तो ऑक्सीडेटिव, क्योंकि अगर रिड्यूसिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेटिव एजेंट कुछ भी होगा तो वहां पर रिडक्स रिएक्शन शुरू हो जाएगी। रिडक्स रिएक्शन शुरू होगी तो एक पार्ट का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का हाइड्रोलिसिस भी होना निश्चित है, ठीक है। तो इसमें एक ऑप्शन है अपना, पहला ऑप्शन ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ना तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसीलिए 86 का पहला हो जाएगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। 86 का ऑप्शन नंबर 1 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद 87 आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। चार लाइंस दिया हुआ है, देखना है कौन सा सही है। अगेन जिन क्वेश्चंस में पहला ऑप्शन सही है उस क्वेश्चन में तो बिल्कुल समय लगाने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये बात अपने को तय है कि नीट का पेपर है, सारे क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन टाइप होंगे, सारे क्वेश्चन सिंगल ऑप्शन टाइप होंगे, तो इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात ही नहीं है। अगर पहला ऑप्शन सही है तो बस पहले ऑप्शन को क्लिक कर दो, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन है 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन। तो सेक्शन बी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट की बात हो रही है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ मोहर सॉल्ट solution ferrous ammonium sulfate which is one of the following acid is added to prevent hydrolysis of Fe2+ ion। बहुत आसान क्वेश्चन है। Fe2+ ion किसमें है? फेरस अमोनियम सल्फेट में है, मोहर सॉल्ट में है। तो Fe2+ आयन बने और उसका हाइड्रोलिसिस ना हो जाए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग कौन सा एसिड यूज करते हैं? तो वैसा सीधी सी बात है, वही चीज ऐड करेंगे जिसमें जो ना तो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा हो, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा हो, ना रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा हो, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम कर रहा हो। ऐसा कौन है? ऐसा सिर्फ एक ही ऑप्शन है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर 1 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा एसिड है जो ना तो रिडक्शन एजेंट है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोलाइज करने में कोई प्रोसेस नहीं निभाएगा Fe2 के ऑक्सीडेशन या फिर हाइड्रोलिसिस करने में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 87th क्वेश्चन। क्या है 87th क्वेश्चन? करेक्ट आंसर, इन चार में से करेक्ट आंसर निकालना है। पहला है 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर CO3 - आयन। क्या कैनोनिकल फॉर्म हम लोग इसकी 3 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। 3 ऑक्सीजन है, 3 कैनोनिकल फॉर्म्स बनाना पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? C ऐसे कर सकते हैं, OO डबल बॉन्ड O -+, एक ये हो गई। दूसरी C डबल बॉन्ड O -+, तीसरी हो गई C डबल बॉन्ड O -+। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहली फॉर्म, ये दूसरी फॉर्म और ये तीसरी फॉर्म, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अपने को नीट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, अपने को मालूम है कि हर क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, हर क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर चेक करना है तो कर सकते हैं। 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉन ऑफ ओजोन। तो ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, है ना। O3 का स्ट्रक्चर होता है -+। इसका अगर रेजोनेटिंग फॉर्म बनाना हो तो इसका रेजोनेटिंग फॉर्म क्या बनेगा? O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O +-। क्या इसमें कोई दिक्कत है? तो यही 2 स्ट्रक्चर्स इसके रेजोनेटिंग फॉर्म बना जा सकते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड में BF3 हैज नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, ऐसा नहीं है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है इसका। उसके बाद डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज ग्रेटर देन द NH3। तो NF3 में
कम होता है NH3 के, NF3 में कम होता है NH3 से। क्यों? क्योंकि NF3 में जो लोन पेयर एक है और F ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से वो अपनी ओर खींचता है इलेक्ट्रॉन्स, ऊपर लोन पेयर होता है वो ऊपर की तरफ भागता है, सब एक दूसरे से दूर भाग रहे होते हैं, लेकिन NH3 में सब ऊपर की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो इसका मतलब उसका डायपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, ज़्यादा बड़ा होता है। तो 87 का ऑप्शन साफ हो गया और 87 का CO3 वाला ये ऑप्शन सही है। 87 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद 88 की बात करेंगे। 88 मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अ कंपाउंड X कंटेन्स 32% ऑफ A, 20% of B and remaining percentage of C, then the principal formula of X is given. Given atomic masses of A is equal to 64, B is equal to 40, C is equal to 32 यूनिट। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि A और B का मास दे रखा है ना। A और B का परसेंटेज दे रखा है। A का परसेंटेज कितना है? 32% है। A का परसेंट 32% है, तो मतलब 32 मान सकते हैं, 32 ग्राम्स। B कितना है? B है 20%, तो जितना बचा वो क्या हो जाएगा? C। 32 माइनस 20, 32 प्लस 20 करो तो 2 और 52 और 100 में से 52 माइनस करोगे 48। ठीक है, तो 48% क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। ठीक है, C का यूनिट दिया है, वो दिया है, मोल निकाल सकते हैं, इसमें कोई 60 दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मोल कैसे निकलेगा? मोल निकालना हो तो इसका मोल कैसे निकलेगा? 32/64 दे रखा है इन्होंने, मास एटॉमिक मास 64 है। ठीक है, इसका भी निकल जाएगा। इसका कितना मास दे रखा है? 40 दे रखा है, तो 20/40 हो जाएगा। और 48 का इसका कितना दे रखा है? 32 यूनिट दे रखा है, तो 48/32 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका आ जाएगा आधा, इसका आ जाएगा आधा, और इसका आ जाएगा 3/2, 3/2। कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, A रेशियो B रेशियो C के कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा हाफ रेशियो 3/2। क्या इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये दोनों का सेम हो जाएगा, 1 और 3 बोल सकते हैं, 1 और 3, मतलब A, B और C 3। क्या A B C 3 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3, 88 का ऑप्शन नंबर 3 A B C 3 ऑप्शन है। सही ऑप्शन मिल गया हमको, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था। 89 है, गिवन बिलो आर सर्टन कैटायंस यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 4। बच्चा इसमें बहुत आसान पार्ट है ये तो, है ना। इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस का इस्तेमाल करना है और इनको 0 से 6 की तरफ, 0 से 6 की तरफ बढ़ते क्रम में लगाना है ना। तो Al3+ है, अपने को मालूम है Al3+ किस ग्रुप का है? 3rd ग्रुप का है। Cu2+ है, 2nd ग्रुप का है। लिख लेते हैं, A जो है वो 3rd ग्रुप का है, B जो है Cu2+ वो 2nd ग्रुप का है, C जो है Ba2+ वो 5th ग्रुप का है, D जो है Cobalt2+ वो 4th ग्रुप का है, और E जो है वो Mg2+ वो 6th ग्रुप का है। तो बढ़ता क्रम क्या हुआ? B, A, D, C और E। B, A, C, D, C और E। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? B, A, D, C, E? बिल्कुल है, B, A, D, C, E, ऑप्शन नंबर 2। तो 89 का ऑप्शन नंबर 2। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 89 का ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद 90 थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन अगेन आया है, कोई समस्या नहीं है और बहुत अच्छी बात है, रेनॉल्ड्स इक्वेशन है, आराम से हो जाएगा। वर्क डन है, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, वर्क डन का क्वेश्चन है, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन है। क्या है? द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन of 1 mole of hydrogen gas is 25 degree Celsius from pressure of 20 atmosphere to 10 atmosphere। घट रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये थ्योरेटिकल है, पढ़ाया हुआ पॉइंट है कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन अगर हो रहा है, अगर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। अगर ऑप्शन में 2 नेगेटिव दिए होते तो शायद इसको सॉल्व करना भी पड़ता, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही ऑप्शन में नेगेटिव दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 -413.14 कैलोरीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90th है ना, हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक ही नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव होता है, एक ही नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद 91 क्वेश्चन अगेन कैलकुलेटिव है। क्या है? द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर
पाई वर्सेस कंसंट्रेशन मोल लीटर -1 for a solution gives a straight line with a slope 25.73 liter bar per mole. The temperature at which the osmotic pressure measurement is done is use R is equal to 0.83 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या इक्वेशन बनेगी? पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी, सी मतलब कंसंट्रेशन, आर टी मतलब ये अपना स्लोप वाला हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सी को नीचे भेज दो, क्या बचेगा? पाई बाई सी इज इक्वल टू आर टी, ये इक्वेशन बन गई। पाई बाई सी इज इक्वल टू आर टी, ठीक है। पाई बाई सी इज इक्वल टू आर टी, इसको वैल्यूज पुट करोगे, आर टी की वैल्यू 25.73 हो जाएगा, है ना। ये सब वैल्यू पुट करोगे तो आएगा 310 केल्विन। इसको सॉल्व करोगे आएगा 310 केल्विन। मैंने सॉल्व किया है, वही हम लोगों ने लिखा हुआ था, वही मैं ढूंढ रहा था। 310 केल्विन है। 310 केल्विन में अभी आंसर अपना किस में दिया हुआ है? आंसर दिया है डिग्री सेल्सियस में। आंसर किस में दिया है? डिग्री सेल्सियस में। अपना आंसर आ रहा है केल्विन में। -273 कर देंगे, इसमें -273 कर दो। आंसर जो बचेगा वो बचेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या कोई ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस? बिल्कुल है, सेकेंड ऑप्शन है, 91 का सेकेंड ऑप्शन है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसको मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा सा समय जाता है कैलकुलेशन करने में, लेकिन इस कैलकुलेशन को चाहते तो आप छोड़ भी सकते थे अगर बाकी आता, है ना, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद 92 की बात करेंगे अपन। हालांकि सीधा क्वेश्चन था, ये भी कोई टफ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था। 92 की बात करेंगे। मेजर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया है और इसके कंडीशंस दे रखे हैं कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है और मेजर प्रोडक्ट बताना है। कोई कठिन वाली बात है ही नहीं। जैसे पहला है ए और बी निकालते हैं, अब मिल जाएगा, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल रिएक्शन है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना। ये CH3 है, ये OH है, PbR3 से रिएक्ट कर रहा है, PbR3 से रिएक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा? क्या इसको कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल इसको कोई असर नहीं पड़ेगा। ये OH हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br जुड़ जाएगा। यहाँ पर OH की जगह पर Br जुड़ जाएगा, CH3 और इधर Br। क्या इसमें कोई समस्या है? बिल्कुल समस्या नहीं है। उसके बाद एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हीट किया जा रहा है, इसको एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जा रहा है। एल्कोहलिक KOH के साथ हीट किया जाएगा मतलब कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म आ रही है? E2 रिएक्शन मैकेनिज्म आ रही है, एलिमिनेशन रिएक्शन आ रही है। एलिमिनेशन 2 रिएक्शन मैकेनिज्म से यूज हो रही है। क्या एलिमिनेट होगा? क्या H3C एलिमिनेट होगा? नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन पे बिहेव करेगा। अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से पोर्शन पे आएंगे? या यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आएगा एक, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन आएगा, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। किस पे रिएक्ट करेगा? क्योंकि यहाँ पर CH3 है तो ऑब्वियस सी बात है, इधर रिएक्ट करेगा, इधर रिएक्ट करेगा, इसको लेकर के अलग हो जाएगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये Br अलग हो जाएगा, HBr अलग हो जाएगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिजल्ट निकलेगा? CH3 रहेगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें CH3 और डबल बॉन्ड है? बिल्कुल, CH3 से कनेक्ट करके एक ही में डबल बॉन्ड है। पहला भी हमको मिल गया, दूसरा भी हमको मिल गया। सेकेंड ऑप्शन है 92 का सेकेंड ऑप्शन, 92 का सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 93 है मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर, mass in grams of copper deposited by passing 9.6487 ampere current through a voltmeter containing copper sulfate solution for 100 seconds is mass in grams of copper। कॉपर के मास को ग्राम्स में करके, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है? अ करंट थ्रू द वोल्टमीटर, तो 100 सेकेंड में क्या होगा, है ना। 100 सेकेंड में क्या होगा? तो फराडे का फर्स्ट लॉ लगेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फराडे का फर्स्ट लॉ लगेगा, फराडे का फर्स्ट लॉ लगेगा तो क्या होता है फराडे का फर्स्ट लॉ? W इज इक्वल टू E अपॉन 96500, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 और ET। क्या हमारे पास इसमें से कुछ कुछ वैल्यूज हैं? कौन कौन सी वैल्यूज हैं? इसमें से अपने पास सारी वैल्यूज है सर, है ना, वेट निकालना है। इसमें से अपने पास सारी वैल्यूज हैं, जैसे कॉपर का 63 है ना, ठीक है।
तो 63/2 कर लेंगे पहले तो, 63/2 इंटू 9.6487 एम्पियर करंट दे रखा है, लगा दो 9.6487, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 96500 इंटू 1000, ठीक है। सब सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिलेगा, 31.5 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे अपने को मिलेगा 31.5, कोई करेगा नहीं, 31.5 सही आंसर नहीं है। क्यों सही आंसर नहीं है 31.5? क्योंकि इसमें ग्राम में दिया है, ये अपना केजी में आया है। इसको डिवाइड करेंगे 100 से, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 0.315 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो फराडे का फर्स्ट लॉ लगा था, अगेन कैलकुलेशन था क्वेश्चन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, थोड़ी कैलकुलेशंस ज़्यादा थी। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर केमिस्ट्री का सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हो और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी सी आती है तो कोशिश करिए कि फिजिकल के वो क्वेश्चंस ही उठाएं जिसमें कैलकुलेशंस कम हो, क्योंकि वो समय ज़्यादा खाती है। तो फिजिकल के उन क्वेश्चंस को ही लेना है जिसमें कैलकुलेशन कम हो। लेकिन अब तो जो हो गया सो हो गया, तो अगले साल वाली बात है, अगले साल के बच्चों को देखा जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन इन अ सील्ड वेसल एट इक्विलिब्रियम विथ कंसंट्रेशंस ऑफ N2 दिया हुआ है, O2 दिया हुआ है, NO दिया हुआ है। रिएक्शन है 2NO रिवर्सिबल टू N2 प्लस O2. If 0.1 mole per liter of NO is taken in a closed vessel, what will be degree of dissociation, that is alpha of NO at equilibrium? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इसकी इक्वेशन बना लेंगे, केसी की इक्वेशन बना लेंगे। केसी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, N2 O2 और NO का होल ट्वाइस, क्योंकि 2NO है, ठीक है, इज इक्वल टू 1.6, इज इक्वल टू 1.6, ठीक है। इसके बाद अपने को रिएक्शन दे रखी है, क्या, 2NO रिवर्सिबल टू N2 प्लस O2। अगर T इज इक्वल टू 0 की बात करें, तो NO की जो वैल्यू आएगी वो 0.1 आ रही है, लेकिन इसकी नील आ रही है, अगर T इज इक्वल टू TEA की बात करें, जो दे रखा है इन्होंने, तो इसकी आ रही है 0.1, 1.2 अल्फा, ठीक है। इधर क्या आ रही है, 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन अपने को कितना रखना है, 2 रखना है। डिग्री ऑफ डिसएसोसिएशन 2 रखना है, ध्यान रखने का है अपने को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना रखना है, 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना रखना है, 2। इसको सॉल्व करेंगे, इसमें ये वाली वैल्यूज को उठा करके इसमें रखेंगे, ये वाली वैल्यूज को इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, आंसर आएगा 0.7। आंसर आएगा क्या, 0.7। कौन से ऑप्शन में 0.7 है, 94 में फर्स्ट वाले ऑप्शन में 0.7 है। तो 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। 95 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो ए निकालना है, बी निकालना और सी इन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है, ठीक है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रोपेन आयोडीन दिया हुआ है, प्रोपेन दिया हुआ है, क्या हो गया, CH3 CH2 CH2I, ठीक है। इसकी पहली रिएक्शन किसके साथ हो रही है, NaCN के साथ, तो ये प्लस, ये माइनस NaCN के साथ हो रही है, ठीक है। माइनस है, I हट जाएगा, I प्लस होता है, CN उसकी जगह जाकर के कनेक्ट हो जाएगा, क्या बचेगा, CH3 CH2 और CN। यहाँ पर आकर के CN कनेक्ट हो गया तो अपने को A मिल गया है, ये A प्रोडक्ट है। A प्रोडक्ट का फिर इसको किसने किया है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया है OH की प्रेजेंस में पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराया है। सिंपल सा है, CN हटेगा, वहाँ क्या जुड़ जाएगा, CONH2 जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, CONH2। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और NH2। और इसके बाद जो रिएक्शन हो रही है, B आ गया। इसके बाद जो रिएक्शन हो रही है NaOH और Br2 की प्रेजेंस में हो रही है, और ये हम लोग देख रहे हैं क्या हो रही है, हॉफमाइन ब्रोमामाइड
रिएक्शन हो रही है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में हमको मालूम है एक कार्बन कम हो जाता है जिस पे डबल बॉन्ड O लगा होता है, तो ये कार्बन इसमें कम हो जाएगा, ये वाला कार्बन कम हो जाएगा और क्या बचेगा CH3, CH2, CH2 और NH2, CH3, CH2, CH2 और NH2। तो CH3, CH2, CH2 और NH2 कोई ऑप्शन है क्या? प्रोपिलमाइन। ठीक है, सीधा सा ऑप्शन दिया हुआ है 95 का सेकंड पार्ट। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। लेंदी क्वेश्चन किसके लिए था? जो NCERT अच्छे से पढ़ के नहीं गया था, जिसको ऑर्गेनिक नहीं आती थी, है ना, उसके लिए क्वेश्चन लेंदी था। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं थी, सीधी सीधी रिएक्शन थी, एकदम सीधी रिएक्शन थी, एकदम स्ट्रेट रिएक्शन थी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, कौन सा हो गया? 92 हो गया ना, 93 नंबर क्वेश्चन। मास इन ग्राम्स ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड बाय पासिंग 9.6487, ये तो हो गया ना, ये 95 थी, 92 नहीं थी, 95 थी, तो 96 आ गया अभी क्वेश्चन, है ना। 96 क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई, सॉरी, द पेयर ऑफ लेथेनॉइड आयंस विच आर डायामैग्नेटिक इज। अरे यार, पेयर्ड अनपेयर्ड की बात है। डायामैग्नेटिक कौन होता है? अभी हम लोग पीछे भी एक क्वेश्चन सर्चन रीजन वाला था, उसमें हम लोग देख के आए हैं डायामैग्नेटिक कौन होता है। डायामैग्नेटिक वो होता है जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो। तो इसमें से हम लोग देख लेंगे किसमें है ना। तो CE 2 में है, EU 2 में है, PM 1 में है और GD 1 में है। तो हम लोगों को किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअली निकालना है? GD 3+ का, EU 3+ निकाल लो, चलो 3+, 2+ कुछ भी निकाल लो, एक ही बात है, पता चल जाएगा है कि नहीं है। और CE का निकाल लो, है ना, या CE का रहने दो, रुको, PM का निकाल लो। बस, अगर ये तीनों नहीं हुए तो सेकेंड ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़े आसान है इसलिए मैंने इसको बोला। GD का हो जाएगा। GD का क्या होता है? GD का होता है 4f7 5d1 6s2, 4f7 5d1 6s2। ठीक है, तो GD 3+ होगा तो कौन कौन जाएगा? ये जाएगा और ये जाएगा, 4f7 बचेगा, 4f7 बचेगा। ठीक है, 4f7 बचेगा तो सीधे सीधे हो जाएंगे, सारे अनपेयर्ड रह जाएंगे। 7 होते हैं, 7 तो सीधे सीधे लग जाएंगे, सारे अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो GD 3+ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, EU की बात करें, EU में क्या होता है? 4f7 5d0, EU का क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 4f7 5d0 6s2। अगर EU 3+ की बात करें तो ये जाएगा, इससे एक जाएगा, 4f6 बचेगा, 4f6 बचा तो अगेन सीधा सीधा है, सारे अनपेयर्ड बचे, इसमें भी सारे अनपेयर्ड बचे, है ना। तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो इसने अगेन 2 ऑप्शन हमारे चले गए, थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता। फर्स्ट वाले का देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में क्या है? PM3+ SM3+, है ना, ये PM3+ है। तो PM का क्या होता है? PM का क्या होता है? 4f5 5d0 6s2, 4f5 5d0 6s2। इसमें से PM3+ है तो 2 इसका चला गया, 1 इसका चला गया, 4f4 बचा, 4f4 बचा, है ना, 4f4 बचा। और F में हम जानते हैं 7 होते हैं, सब सिंगल आ जाएंगे, सारे अनपेयर्ड रह जाएंगे। तो अब एक ही ऑप्शन बचा है CE वाला, तो सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है, जगह भी नहीं है बनाने की, नहीं तो बना देते। सेकंड ऑप्शन है CE वाला, इसमें दोनों के पहली बात तो होने चाहिए थे कि दोनों में अनपेयर्ड नहीं रह जाएं, तो दोनों में ही अनपेयर्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद 97 नंबर की बात करते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। गिवन रिएक्शन है, एक एल्काइल है, उसके साथ 2 साइक्लोप्रोपाइल लगे हुए हैं, साइक्लोहेक्साइल लगे हुए हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोगों ने NCERT में कई बार पढ़ा है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, NCERT में कई बार पढ़ा है।
ये रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुक जाना चाहिए सारे नियम कानून के हिसाब से, एल्डिहाइड पर रुक जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि एसिडिक मीडियम है तो ये एल्डिहाइड पे ना रुक करके कहाँ जा करके रुकती है, ओइक एसिड पे, ठीक है, एसिड पे रुकती है। तो इससे बड़ा एसिड क्या होता है, ओइक एसिड होता है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। एल्डिहाइड पे नहीं रुकती है, ये ओइक एसिड पे जाके रुकती है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग सीधा सीधा ऑप्शन देख लेंगे किसमें ओइक एसिड है। थर्ड वाले ऑप्शन में सिर्फ एक ही में ओइक एसिड है ना, तो थर्ड वाला ऑप्शन ओइक एसिड हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर 3 बचेगा, 97 का ऑप्शन नंबर 3 बचेगा। 98th क्वेश्चन, 98th क्वेश्चन में क्या है, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट। सीधा सीधे क्वेश्चन है यार, ये सब मतलब ऐसे क्वेश्चन है कि अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होगी, सिर्फ एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस आसानी से, बहुत तमीज से, फटाफट से होते जाएंगे, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन से पढ़ के हो जाते हैं। जैसे स्टेटमेंट 1 है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पूछ रहा है कि होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है या हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। सीधी सी बात है, अगर होमो वर्ड आ रहा है तो मतलब एक तरह का होगा, अगर होमोलेप्टिक है तो मतलब एक तरह का लिगेंड होगा, और हेट्रोलेप्टिक है तो मतलब एक से ज़्यादा लिगेंड होंगे। तो हम लोग को दिख रहा है CONH3 है, एक ही तरह का लिगेंड है, लेकिन जब दूसरे वाले की बात कर रहे हैं CONH3 का होल 4 Cl2 है, इसमें दो तरह के लिगेंड्स हैं। अगर एक तरह का लिगेंड है तो होमोलेप्टिक है, दो तरह का लिगेंड है तो हेट्रोलेप्टिक है, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कॉम्प्लेक्स है एक, ठीक है, हैज ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड। अगेन पहली लाइन को उसने दोबारा पहले होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक में दे दिया, दूसरे में उसी का मतलब दे दिया कि एक टाइप का लिगेंड है, दो टाइप का लिगेंड है। तो बिल्कुल एक टाइप का लिगेंड है, दो टाइप का लिगेंड है, दोनों स्टेटमेंट सही है। एक बात आप लोगों ने गौर किया होगा, पूरे पेपर में जितने भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री के सेक्शन में, वो सब में दोनों ऑप्शन करेक्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो इसलिए बहुत ध्यान से देखने वाली बात थी। उन्होंने पेपर अपनी ओर से बहुत आसान और बहुत ईजी बनाने की कोशिश किया है। 98 का सेकेंड ऑप्शन है, ठीक है। 99 का, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना बढ़ जाना, ठीक है। क्वाड्रपल्स मतलब